तो आज जैसे हम लोग 7th लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 6 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो अब ऊपर हेडिंग डालना है लेक्चर 7। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ आयरन, क्योंकि मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग क्या करने वाले, एक एक मेटल की हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे अब, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक एलिमेंट की, अब हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनरिंग करेंगे, सारी चीजें करेंगे, मतलब कि ओर से लेके प्योर एलिमेंट तक ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन की मेटलर्जी की बात करते हैं। अगर आपको आयरन ओर दे दिया जाए और बोले भाई आपको इसको क्या करना है, पूरा प्योरीफाई करना है, तो मुझे पता है जो आयरन का ओर मिलता है मुझे, वो क्या मिलता है, मेरा जो मेन ओर होता है आयरन का, मैं लिख सकता हूँ दिस इज द मेन ओर ऑफ द आयरन इज हेमेटाइट। हेमेटाइट जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, Fe2O3 डॉट 2H2O होता है, दिस इज द हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक है। जो मुझे पता है कि भाई अब मेरे को हेमेटाइट मिल गया, ये मेरे को अर्थ क्रस्ट से मिला ये एलिमेंट, ठीक है ना, ये कंपाउंड मुझे क्या मिला, अर्थ क्रस्ट से मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके फर्दर प्रोसेस के अंदर ले जाऊंगा। जो अपने पास फर्स्ट प्रोसेस होता था, वो होता था मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर क्या है मेरे पास, हम लोगों ने फर्दर उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे। ग्रेविटी सेपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था। तो जो मेरा आयरन का ओर होता है, इसके लिए मैं यूज करता हूं ग्रेविटी सेपरेशन। क्या यूज करता हूं, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन आप लोग यूज कर रहे हो, या फिर मैं कह सकता हूँ ग्रेविटी सेपरेशन भी यूज करते हैं, और बहुत बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन भी हम यूज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आयरन जो मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्या करेगा, शो करेगा। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी क्या करते हो, यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो अपना फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस हम लोग क्या करते थे, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ हो रहा है, या तो आप ग्रेविटी सेपरेशन, अब एग्जाम में जब ये आएगा तो आपको देखना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है या उससे ज्यादा का है, या पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको पता, आपको क्या करना, पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है। अगर 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो आप सिर्फ लिखोगे कि मेटल, अपने पास मेटलर्जी ऑफ आयरन में मेन और ये होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कराऊंगा मैं बाय ग्रेविटी सेपरेशन, और उसके बाद मैं सेकंड स्टेप ऑक्साइड्स के अंदर जो कन्वर्जन होता है उसके लिए मैं यूज करता हूं कैल्सिनेशन, ठीक है। मैंने आपको दोनों प्रोसेस पढ़ाई थी, रोस्टिंग भी पढ़ाया था और मैंने आपको कैल्सिनेशन भी पढ़ाया था। तो कैल्सिनेशन में मैं क्या करूंगा, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। जो मेरा ओर है उसको एयर के एब्सेंस में मैं हीट करूंगा। जैसे जो मेरा ओर क्या था, हेमेटाइट था, Fe2O3 डॉट 2H2O, मैंने इसको क्या किया, हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो मेरा जो कंपाउंड बना वो Fe2O3 बना, प्लस 2H2O बना, वाटर गैस। क्योंकि मुझे पता है जब मैं हीट कर रहा हूँ तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस अपने आप ही निकल जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ से इसका ऑक्साइड मिल गया, Fe2O3 मिल गया, ठीक है ना। आप कैल्सिनेशन भी करा दो, अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, रोस्टिंग करा दिया, ठीक है ना, आप रोस्टिंग यूज कर सकते हो आयरन के ओर के लिए। रोस्टिंग आप अगर आपने करवा दी, ठीक है ना, रोस्टिंग अगर आपने करा दी तो आप कह सकते हो, रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में हम लोग हीटिंग कराते हैं। तो जो क्या होगा, आपके पास जो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है हीटिंग के ऊपर,
और जो आपने हेमेटाइट ओर लिया था, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके पास FeO के भी एटम प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Fe2O3 के अंदर। ठीक है ना, इसका बहुत बेनिफिट हो गया कि भाई मेरे पास जो Fe2O3 था उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज आ रही थी FeO की, वो भी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी और कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Fe2O3 के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है ना, फॉस्फोरस की, सल्फर की, आर्सेनिक की। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उन सबको रिमूव करना पड़ता है, और वो रोस्टिंग के प्रोसेस से ही क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। ठीक है ना, कैसे, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जितनी भी नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज है, नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज, जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, सल्फर है, आर रिमूव्ड in their volatile oxides, volatile oxides में आप क्या करोगे, उनको रिमूव कर दोगे। अब रिएक्शन करवाओगे, P4 फॉस्फोरस का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, P4 into O2 आपको मिलेगा यहाँ से 2 times P2O5 गैसियस स्टेट में मिलेगा, जो आप P4O10 भी लिखते हैं। ठीक है, सल्फर जो होगा इंप्योरिटी के फॉर्म में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास SO2 गैस बनाएगा और बाहर निकल जाएगा। जो आर्सेनिक होगा वो मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा 3O2 के साथ, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, AS2O3 गैस बनके। तो ये क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स, जितनी भी इनके अंदर नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज है, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, सल्फर, ये भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो देखो आपने सबसे पहले क्या किया, हेमेटाइट लिया, हेमेटाइट का आपने ग्रेविटी सेपरेशन कराया। ठीक है, तो जितनी भी सिलिका मिट्टी बिट्टी होगी वो वहां से रिमूव हो जाएगी। सेकेंड प्रोसेस आप क्या करते हो, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स। तो आप कैल्सिनेशन कराते हो। कैल्सिनेशन से क्या है, जो आपका ये ओवर है इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल्स। फिर आप उसका रोस्टिंग भी करा देते हो। रोस्टिंग मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो जो आपके पास FeO एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो कन्वर्ट हो गए Fe2O3 के अंदर। और जितनी भी नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज थी, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, सल्फर है, ये सब भी क्या होंगे आपके इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड्स, वो सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, वो सब क्या होंगे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटीज, वो सब रिमूव हो जाते हैं। अब मैं चलता हूं अपने पास, जो हम लोग क्या करते थे, थर्ड स्टेप करते थे रिडक्शन का, क्योंकि मेरे को पता है सेकंड में तो मैं ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता था, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के बाद मैं उसका रिडक्शन करता था। तो इसके लिए मैंने आपको पहले एक अच्छा पार्ट पढ़ा दिया था, जो कि था स्मेल्टिंग, जो कि रिडक्शन बाय कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया था। तो आयरन का जो आप रिडक्शन कराते हो इन द ब्लास्ट फर्नेस आप कराते हो। तो आप लिखिए 4 पॉइंट। अगर आपने वो 4 पार्ट शुरू के अच्छे से पढ़ लिए ना, ये सब तो हलवा है, उसके बाद कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा खत्म। तो अब लिखो रिडक्शन बाय कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बोलते हैं, स्मेल्टिंग कार्बन का रिडक्शन से जो होता है उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। और ये लोग हम कहाँ कराते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। मुझे पूरा भरोसा आपको याद तो रहेगा नहीं, इसलिए लिख लो स्मेल्टिंग is carried out in blast furnace। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर की जाती है। अब हमें पता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं। सबसे पहला वहां पर जो जोन होता है वो होता है मेरा कंबशन जोन। क्या होता है मेरा वहां पर, कंबशन जोन होता है। ठीक है, कंबशन जोन का जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, दैट इज नियरली अबाउट 1500 to 600 1600 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर क्या होता है, जो आपका कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CO2 गैस के अंदर, ठीक है ना। कंबशन जोन है, मैंने आपको वहां पर भी यही चीज बताई थी। फिर आप लोग मूव करते हो सेकंड जोन की तरफ, दैट इज द रिडक्शन जोन, दैट इज द रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन का जो टेम्परेचर है दैट इज नियरली अबाउट 300 टू 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास ये CO2 गैस बनी है, ये गैस ऊपर मूव कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ वेलेटाइल्स, और वहां पर वो कार्बन से क्या करती है, ऐड हो जाती है। तो CO2 गैस reacts with carbon to form 2CO, and this carbon monoxide act as a reducing agent, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आयरन के ओर को जब हम लोग प्योर आयरन में ऑब्टेन करते हैं तो रिडक्शन के टाइम पर मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कार्बन होता है या CO गैस होती है, तो आप बोलोगे भाई CO गैस होती है। इस बात को अपनी बुद्धि में अच्छे से डालना, ठीक है, कि भाई मेरे पास क्या होती है, रिडक्शन का काम कौन कर रही होती है, CO गैस कर रही होती है। इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ क्योंकि जेईई मेंस में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब इस रिडक्शन जोन के अंदर फर्दर स्टेप्स होते हैं, उन फर्दर स्टेप्स की हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं, किस तरह से रिडक्शन कैरिड आउट किया जाता है, ठीक है। तो वो स्टेप होते हैं आपके पास, आप लिखिए कि आपके पास 3 टाइम्स Fe2O3 होता है जो कि मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू 2Fe3O4 प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। एलिंगम डायग्राम को भी देख लेना, एलिंगम डायग्राम में ये नीचे था इसलिए इसका रिडक्शन कर पा रहा है, ठीक है ना। फिर आपके पास Fe3O4 बन गया, तो Fe3O4 का रिएक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, ये इसको भी रिड्यूस करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू 3FeO प्लस CO2 गैस, ठीक है ना। अब ये FeO को भी रिड्यूस करेगा, FeO प्लस CO, इट विल कन्वर्ट इनटू Fe प्लस CO2 गैस। तो मेरा जो रिडक्शन जोन था उसमें जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस, CO2 गैस और CO2 गैस ही निकल रही है। तो अगर आपसे कोई महानुभाव पूछे कि भाई आपके पास रिडक्शन जोन में कौन सी गैस निकलती है, तो कभी भी ये मत बोल देना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना। आपके पास कभी भी क्या होती है, गैस नहीं निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं निकलती, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो हमने यहाँ पर तीनों केस में कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पर क्या करवाया है, रिडक्शन करवाया। नाउ द थर्ड फॉर्मेशन जोन दैट इज अ स्लैग फॉर्मेशन जोन, ठीक है। हम लोग थर्ड जोन पे चलते हैं, दैट इज द स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है नियरली अबाउट 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। एक बहुत अच्छी एडवाइस मैं आपको दूं, तो जब भी आप रिफाइनिंग की बात करोगे, मतलब ये जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो मेटलर्जी ऑफ आयरन आज जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, एक दिन में एक एलिमेंट का ही पढ़ना, दो एलिमेंट पढ़ना ही नहीं। दो एलिमेंट पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका स्टेप उसका स्टेप क्या था। डेली एक एक को पढ़ना, ठीक है ना। और मैं डेली आपको एक ही पढ़ाऊंगा तो चाहे आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको एक ही पढ़ाऊंगा, आयरन। फिर एल्यूमिनियम का पढ़ेंगे तो एल्यूमिनियम का पढ़ेंगे, जिंक का पढ़ेंगे तो जिंक का, कॉपर का पढ़ेंगे तो कॉपर का। एक दिन में हमने दो पढ़ने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अभी सीधा सीधा पता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ फोर ग्रेविटी से हो रहा है। कैल्सिनेशन से क्या होगा, कैल्सिनेशन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है, आपके पास Fe2O3 बन गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। आप रोस्टिंग करवाते हो तो यहाँ से आपकी जो नॉन मेटेलिक इंप्यूरिटीज है रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, ठीक है। अब फिर आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो। कंबशन जोन आपने यूज कर लिया, रिडक्शन जोन आपको पता है, फिर स्लैग फॉर्मेशन जोन पर अब हम आ गए। अब स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या है, एक्चुअली जो आयरन आपको यहाँ मिला है, ये आयरन, इसके साथ बहुत सारी मिट्टी विट्टी प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, जिसका हम कह सकते हैं SiO2 है, सिलिका प्रेजेंट है। मुझे इसको क्या करना है, अब ये रिमूव करना है किसी तरह। तो ये बात मैं आपको लिखवा देता हूँ, SiO2 is the main impurity in
आयरन दैट इज Fe। दूसरी चीज की हम लोग बात करें, बेसिक फ्लक्स। फ्लक्स का मैंने आपको काम बताया था, हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड। क्या यूज करते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पर क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है इसकी वजह से, जो आपकी इम्प्योरिटी है और जो आपका फ्लक्स है, तो जैसे आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और साथ में आपका CO2 गैस को रिलीज कर देता है। तो ये आपके पास क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं मेरे पास कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। SiO2 आपके पास एसिडिक है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो क्या हो जाता है आपके पास? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है आपके पास SiO2 के साथ, और ये फॉर्म कर लेता है मेरे पास CaSiO3 का, और यही मेरा क्या होता है? स्लैग होता है। क्या होता है ये मेरे पास? स्लैग होता है। इसे आप लिख लीजिए, ये होता है आपके पास फ्लक्स एंड दिस इज द इम्प्योरिटी। पीछे करूँ मैं? ठीक है, एक बार आप लिख लीजिए पीछे से, यहाँ से।